Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। आज के इस नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ बड़े खास मेहमान हैं। आप सभी लोग पसंद करते हैं उनको। विदाउट डिले लेट अस वेलकम श्री संजय दीक्षित जी फ्रॉम जयपुर डायलॉग्स। नमस्ते एंड वेलकम टू द शो सर। नमस्ते आदित्य जी, नमस्ते। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आज का टॉपिक आई थिंक आपके हिसाब से है कि भारत ने यूएन को डिबेट को रीइग्नाइट किया है और भारत ने कुछ कठोर कदम भी लिए हैं टू स्टॉप वेस्ट इंटरफेरेंस इन इंडिया। लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसा लगता है कभी कभी कि थोड़ा कमी है, क्योंकि ओपनली अमेरिकन डिप्लोमेट्स मिलते हैं भारतीय लोगों से। देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग। सो हाउ डू यू सी प्राइम मिनिस्टर मोदीज यूएन विजिट, पहले बताइए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्चुअली तो यूएन को स्नब किया है, देखिए सही बताऊं तो, क्योंकि ही केम टू द यूएन एट द टाइम ऑफ यूएनजीए, यूएन जनरल असेंबली चल रही है, और यूएन जनरल असेंबली को ही चोज नॉट टू एड्रेस। अब यूएन के कॉन्क्लेव में हिस्सा लेना और यूएनजीए की जो एड्रेस होती है, जिसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं, उसको स्किप कर देना, दैट वाज अ डिलिबरेट स्नब टू द यूएन। इट इज हिज वे ऑफ टेलिंग यूनाइटेड नेशंस कि भाई देखो, मैंने एक बार कहा था कि अगर आप अपने आप को बदलेंगे नहीं तो आप इररिलेवेंट हो जाएंगे। सो हियर इट इज, एज फार एज आई एम कंसर्न, यू आर इररिलेवेंट। आई एम चूजिंग नॉट टू एड्रेस योर मेन सेशन। आपका मेन सेशन नहीं एड्रेस कर रहा हूँ। और चूंकि मैं यहाँ आया था क्वाड के लिए, तो ये एक आपका एक साइड शो था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। अगली बार ये भी नहीं करूँगा। सो आई थिंक दैट इज द मैसेज, नॉट एनीथिंग एल्स। एक्चुअली लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी भी है। उनको लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जी ने पूरा यूएन असेंबली एड्रेस किया, बट आपने बिल्कुल क्लैरिफाई किया। उन्होंने एक साइड शो को, उनके साइड सेमिनार को एड्रेस किया, समिट ऑफ द फ्यूचर को एड्रेस किया, नॉट यूएनजीए। और ये विजिट संजय जी फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव वाज द मोस्ट सक्सेसफुल विजिट ऑफ एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर। मुझे हम ऐसा लग रहा था, क्योंकि इट वाज मोर थिंग्स अचीव्ड इन दिस विजिट देन एनी अदर थिंग। तो इन एक तो यूएन के ऊपर डिबेट शुरू हो गई है। कोस्टारिका के प्राइम मिनिस्टर ने बोला, डिक्टेटर कम प्रेसिडेंट जो कोस्टारिका के, उन्होंने बोला, एंड देयर मेनी पीपल हु स्पोक इंक्लूडिंग इजराइल स्पोक वेरी ओपनली। अर्दोगान का स्पीच भी वैसे ही कुछ था। सो व्हाट डू यू सी, कि आपको क्या लगता है कि जो इंडिया में जो रिस्पांस रहा है राहुल गांधी के विजिट का और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विजिट का, उसमें क्या डिफरेंस लोगों ने परसीव किया है, लोग भारत के लोगों ने? नहीं, देखिए, देयर इज नो कंपैरिजन। वैसे आप भी जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में किसी ने बहुत ज़्यादा सीरियसली राहुल गांधी के विजिट को विद इन यूनाइटेड स्टेट्स तो किसी ने लिया नहीं। और अगर वो आए भी थे तो वो किन लोगों से मिल के चले गए, नोबडी नोज। और इफ़ यू कंपेयर कि भाई किस तरह के लोगों से राहुल गांधी मिले और किस तरह के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी मिले, तो दैट इन इटसेल्फ सेट्स हिम अपार्ट। क्योंकि ये बंदा आता है और ये आके कभी पन्नू के समर्थकों से मिलता है, कोई इल्हान उमर से मिलता है, एंटी इंडिया लोगों से मिलता है, ब्रेकिंग इंडिया लोगों से मिलता है। और प्रधानमंत्री आते हैं, सी हु इज ही मीटिंग? ही इज मीटिंग द टॉप सीईओज। वो एनवीडिया के, एएमडी के, एडोबी के, गूगल के, इनके सबके सीईओ से मिल रहे हैं। एंड ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फ्यूचर विजन। वो एआई की बात कर रहे हैं, वो क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, वो सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा एक बंदा जो है वो आके कह रहा है कि साहब सिखों को पगड़ी नहीं पहनने देते इंडिया में। तो वी वेरी वेल नो कि भाई हु इज हु।
इंडिया में भी सबको पता है कि भाई कौन क्या है, और ये जो यहाँ पर आके ये जो करते हैं नाटक, उसका जब बैक होम जब रिले होता है, तो बैक होम देयर इज अ लॉट ऑफ रिएक्शन एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स थिंकिंग कि भाई इज दिस मैन फॉर रियल, वो क्या करना चाह रहा है, इज ही रियली वांटिंग टू ब्रेक इंडिया, और इफ ही इज ट्राइंग टू ब्रेक इंडिया, then let us treat him the way a breaking India person should be treated. तो इसलिए इस यूएस विजिट से राहुल गांधी ने अपना बहुत नुकसान किया, सही बताया तो, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, और एज फार एज यूएस इज कंसर्न, आई डोंट थिंक एनीबॉडी टेक्स हिम सीरियसली। यूएस में तो ऑलरेडी ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं जैसे इल्हान उमर, दे आर ऑल कंसिडर्ड साइड शोज, रेबल राउजर्स। जनरल इमेज इनका ऐसा है विद इन डेमोक्रेट पार्टी ऑल्सो, आउटसाइड डेमोक्रेट पार्टी ऑल्सो। लेकिन अभी अमेरिका का हालत थोड़ा उतना अच्छा नहीं है जैसे पहले होता था। देर इज नो सच थिंग एज अमेरिकन आइडेंटिटी टुडे। पहले थी, अभी नहीं है, और इस इलेक्शन में भी काफी इफेक्ट पड़ा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट से पहले स्टेट डिपार्टमेंट ने व्हाइट हाउस में उनको बुलाया, खालिस्तानियों को बुलाया, और बहुत सारे इस तरह की हरकतें हुई। एंड ऑल्सो इंडिया में भी उनके जो एम्प्लॉयज हैं दे वेंट आउट टू मीट सम अदर पीपल इंडिया के ऑफिशियल्स में। प्लस जो रिपोर्ट्स आई बाहर दैट द प्रेसिडेंट बाइडेन ने डेलावेयर में अलग से बुलाया डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट से कोई ट्वीट नहीं हुआ उसके विषय में, एक पर्सनल मीटिंग जैसा हो गया। सो इन ये सब डेवलपमेंट्स हुई विच वाज वेरी सिग्निफिकेंट कि प्रेसिडेंट किसी को बुलाए और स्टेट डिपार्टमेंट से बात ना करे। इट शोज कि व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट में कुछ अनबन चल रही है, या स्टेट डिपार्टमेंट डिडंट वांट हिम टू होस्ट ओवर देयर व्हाइल खालिस्तानीज वर होस्टेड इन व्हाइट हाउस। उसको आप कैसे देखते हैं भारत में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस क्वाड की मीटिंग को इवन प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत सीरियसली लिया था। प्रॉब्ली वेंट देयर जस्ट एज ए जेस्चर कि भाई ठीक है, ये आपका एक पागल है यूएस का, वो अब रिटायर हो रहा है, तो उसको जाके थपकी मार आते हैं, उसको कहते हैं चल बेटा शाबाश, तूने 4 साल जो है मौज कर ली, अब तो जा आराम से, अब कर, अब हम तो है आगे जो भी होगा वो देखेंगे। तो भारत की तरफ से तो ये बेसिकली इट वाज जस्ट काइंड ऑफ अ बॉनहॉमी सॉर्ट ऑफ अ जेस्चर, और साथ में और भी मैसेजिंग कर दी काफ़ी सारी। आपने देखा होगा कि ये जिस तरह से इन्होंने पहले खालिस्तानियों को बुलाया और ये सब किया, तो इमीडिएटली भारत ने फ्रांस से सिग्नलिंग करा दी। आपको पता है क्या हुआ सिग्नलिंग में? और उसके बाद जो है वो पेंटागन के दस्त लग गए, भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और उसके बाद देखिए आज यहाँ तक भारत ने कह दिया कि भाई इंडिया इज़ वेरी कंसर्न कि ये जो आपका प्रेडेटर ड्रोन है MQ-9B, कि साहब ये MQ-9B इज़ नॉट वेरी सेफ, कि साहब ये जो हाउथीज़ हैं यमन वाले, ये अपने शोल्डर फायर्ड मिसाइल से दे आर एबल टू टेक इट डाउन, तो फिर हमें इसके बारे में दोबारा विचार करना पड़ेगा। तो दिस काइंड ऑफ अ क्रॉस सिग्नलिंग इज गोइंग ऑन। इंडिया भी सिग्नल कर रहा है यूएस को कि भैया हमें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, जो तुम ये सोच रहे हो कि हम तुम्हारा जो है वो सड़े हुए F-16 ले लेंगे, नो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इसी के साथ साथ उन्होंने डील अनाउंस कर दी रशिया से, जाने से पहले रशिया से डील अनाउंस की। आपको पता है इंजन की जो MiG-29 और दूसरे इंजन जो है वो इंडिया में बनेंगे, उसकी डील अनाउंस की। रशिया ने Su-75 को इंडिया में बनाने का वो एक ऑफर भी दे डाला। साथ में फ्रांस ने ऑफर दे दिया, जो फ्रांस का तो जो है वो भारत ने ही सिग्नल दिया, क्योंकि वो दोवाल जो है आपने देखा बदतमीजी की इन्होंने कि दोवाल को एक कोई सिविल सूट में वो बना दिया रिस्पोंडेंट है। अब आप सिविल सूट में रिस्पोंडेंट बना देते हो, तो दोवाल ने आपको सिग्नल दे दिया, दोवाल रिफ्यूज टू गो टू अमेरिका, इंस्टेड ही हैज गॉन टू फ्रांस। और उसके पहले फ्रांस ने सिग्नल दे दिया कि फ्रांस ने अनाउंस कर दिया कि भाई वी विल डू 100% TOT विद आवर जेट इंजन्स। तो सैफरान इंजन वाली जो डील है अब वो पक्की हो जाएगी। जो तमाशा कर रहे हैं यहाँ पे अमेरिकन GE 404 की डिलीवरी को लेके,
उसका जवाब मिल गया, अब हमें आपके जीई इंजन नहीं चाहिए, आप रखे रहिए, वी विल टेक सैफरन इंजन्स, आपकी गरज हो तो आप देना, वरना आप मत देना, ठीक है। देयर विल बी सम डिले, बट देन वी विल आल्सो मैनेज 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम फ्रांस एंड वी विल मेक द इंजन्स इन इंडिया। तो ये सिग्नलिंग हो गई फ्रांस की तरफ से। दूसरी सिग्नलिंग हो गई फ्रांस की तरफ से कि फ्रांस ने अंडर वाटर ड्रोन का इनको ऑफर दे दिया। इट केम आउट इन दी ओपन, आपने देखा होगा। हाँ, और प्लस जो एसएसएन सबमरीन है, यानी कि जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, वो भी फ्रांस ने ऑफर कर दी इंडिया को, जो कि अभी तक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, भारत के पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है जो अभी आप जानते हैं अरिहंत और अरिघात, लेकिन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन वो अकूला क्लास के वो लीज पे हम ले रहे थे इंडिया में, हम लीज पे लेते थे सोवियत यूनियन से। अभी लेटेस्ट अभी एक और आएगी, और एक जो पहले यूज कर रहे थे उसको वापस कर दिया। नाउ वी आर रेडी टू बाय इट फ्रॉम फ्रांस, और फ्रांस को भी सूट करता है, क्योंकि फ्रांस के साथ भी यूएस ने बदतमीजी की थी। आप जानते हैं क्या किया था उन्होंने, जो उनका जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो 12 सबमरीन का डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन स्कॉर्पियन का जो डील था, उसको कैंसिल करवा के और अपनी न्यूक्लियर सबमरीन का सौदा कर दिया था वहां पे। तो ये जो ग्लोबल पुलिसमैन बन के दादागिरी करने का जो तरीका है यूएस का, वो अब इंडिया टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। इंडिया ने सिग्नल दे दिया। आपने देखा होगा डॉक्टर जयशंकर ने भी, अभी मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर जी का किसी थिंक टैंक के साथ इंटरव्यू हो रहा था, और उन्होंने कह दिया कि भाई ये कोई भी कंट्री को ये नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की गलतफहमी कि भाई कोई दूसरी कंट्री जो है वो अपने इंटरेस्ट को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चलाएगी। सॉरी, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। I gave a clear message to the US that those days of a US monopoly are over. We have a relationship with Russia जो कि बहुत ही पॉजिटिव रही है। This is the term we use, that we have never experienced any negativity in our relationship with Russia. US तो रोज पंगा करता है, एक तरफ से आपको जो है वो थपकी देगा और दूसरी तरफ से जो है वो खालिस्तानियों को थपकी देगा। तो ये सब समझते हैं, इधर से नीचे से आपके बांग्लादेश में कलर रेवोल्यूशन करा देगा और उसके बाद इंडिया को घेरने की कोशिश करेगा। अरे भाई, पिछले 20 साल में यूएस की कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर में 20% की कमी हुई है, और अगले 20 साल में 40% की कमी और होएगी। लेकिन जो बिहेवियर है वो इसी तरह का है जैसे कि 1950s में हुआ करता था। इंडिया इज नॉट गेटिंग अप एंड टेलिंग यूनाइटेड स्टेट्स भाई बिहेव। द पैक्स अमेरिकाना नो लॉन्गर वर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इफ यू वांट कि भाई इंडो पैसिफिक में तुम्हारा कुछ दबदबा रहे, कुछ इन्फ्लुएंस रहे, तो इट इज द यूएस व्हिच हैज टू कोर्ट इंडिया। India doesn't want to be on the wrong side of America, but at the same time, India is not going to be its vassal. तो ये जो स्टेट डिपार्टमेंट और ये डीप स्टेट वाले और सोरोस एंड कंपनी या वेरियस थिंक टैंक्स और वो जो पूरा जो एनजीओ माफिया बना रखा है यूएस ने, वो सोचता है कि साहब कि दे विल डिक्टेट द इंडियन बिहेवियर। सॉरी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, नॉट एनीमोर, certainly not while Modi is there. अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक एपिसोड हुआ जिसमें मैंने बहुत बात किया है, वो है अमेरिकन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन ने ओपनली बोला हम वीटो नहीं दे सकते, उससे हमारी नेशनल पावर कम होती है। सो वाज ए वेरी वीक स्टेटमेंट मेरे हिसाब से। इसका मतलब अब तो पर्पस ऑफ यूएन भी बाहर आ गया है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ यूएन? टू एस्टैब्लिश कॉलोनियल सुप्रीमेसी बैक थ्रू यूएन। तो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट फॉर इंडिया? ये तो तमाचा हो गया। सॉरी, दिस वाज अ स्लैप ऑन
इतने लंबे सालों तक हम वी सपोर्ट, ओबामा ने बोला भारत में आके वी सपोर्ट, लेकिन दे डिड नॉट से व्हिच सपोर्ट दे वांटेड। नहीं, नहीं, देखिए आपको लग रहा है ऐसा, इन इंडिया हियर एनालिस्ट लाइक अस, इट हैज बीन क्लियर टू अस कि द प्रॉब्लम इज नॉट चाइना। चाइना तो बहाना है, द प्रॉब्लम इज विद द यूएस। ये तो इट हैज बीन क्लियर टू अस फॉर इयर्स। उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि ये जो सारी प्रॉब्लम वीटो वाली जो है वो यूएस क्रिएट कर रहा है। और यूएस ने बीच में अलग अलग जो है वो फॉर्मूले भी फ्लोट किए हैं। बीच में एक फॉर्मूला फ्लोट किया था, उसमें कहा था कि एक परमानेंट मेंबरशिप विदाउट वीटो वो क्रिएट कर देते हैं। इंडिया डिडंट एग्री। ये क्या तमाशा है? मतलब छोटी छोटी कंट्रीज, आई मीन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, दे हैव द वीटो, एंड a top three economy like India doesn't have the veto. So भाई, you have to smell the coffee, you have to smell the realities of the 21st century. ये दादागिरी यूएस की अब नहीं चलेगी। नहीं तो इसीलिए जो है अब हमारा पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रिक्स है वो बनता जा रहा है, पावरफुल बनता जा रहा है। अब आप ये देखिए, आपने भी कुछ दिन पहले देखा होगा कि चाइना तक ने कह दिया कि भाई ठीक है, हम जो है वो अपनी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम फोरगो करने को तैयार है। तो अब प्रश्न ये होता है कि हु टू ट्रस्ट मोर, यूएस और चाइना? हम जानते हैं चाइना इज नॉट वेरी ट्रस्टवर्दी, लेकिन बट आई विल से यूएस इज इवन लेस ट्रस्टवर्दी। यूएस यूएस इज इवन लेस ट्रस्टवर्दी। अब उधर तो कम से कम रशिया इज प्लेइंग द मीडिएटर। यूएस के साथ कौन मीडिएटर प्ले करेगा? पाकिस्तान। यूएस के भाई देखिए, यूएस के साथ इट्स वेरी क्लियर। उनकी जो पूरी जो रिलेशनशिप आर्किटेक्चर है उसमें तीन ही तरह की कंट्रीज होती है। व्हिच आर दोस थ्री कंट्रीज? क्लाइंट स्टेट, पोटेंशियल क्लाइंट स्टेट एंड रोग स्टेट। तो वो कुछ दिनों तक बीच में उनको गलत फहमी रही कि भाई इंडिया कैन बी ए पोटेंशियल क्लाइंट स्टेट। अब इंडिया से ये बिल्कुल क्लियर हो गया उनको कि भाई इंडिया विल नॉट बी ए क्लाइंट स्टेट। तब उन्होंने इंडिया को रोग स्टेट की कैटेगरी में डाल दिया। यूनाइटेड स्टेट्स कैन नॉट बी एन एलाई ऑफ एनीवन। ये तो बिल्कुल क्लियर है ऑल इंडियन पॉलिसी मेकर्स को। तो ठीक है, वी विल रिमेन ट्रांजैक्शनली एलाइड। हमारे जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप यूएस के साथ में है वो हम रखेंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एंटरिंग इनटू एनी हॉस्टिलिटीज विद द यूएस। लेकिन यूएस का जो एक ऑर्गन है, खासतौर से स्टेट डिपार्टमेंट, इट इज फुल्ली इंटेंट इन बीइंग हॉस्टाइल टू इंडिया। तो ये रिलेशनशिप कैसे काम करेगा? नेचुरली वी आर गोइंग टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स ये यूएसएसआर, सॉरी, सोवियत यूनियन नहीं है तो रशिया है। वी आर गोइंग टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स रशिया, एक बात। और दूसरी बात जो है कि इवन विद चाइना हम अपने जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप तो उनके साथ भी कायम रखेंगे ना। अगर हमारी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप यूएस के साथ चल सकती है तो चाइना के साथ भी चलेगी। यूएस वाज ट्राइंग टू मेक इंडिया एज ए यूक्रेन अगेंस्ट चाइना। वो यहाँ कोई जेलेंस्की थोड़ी है, इसलिए वो अपना जेलेंस्की बना रहे हैं राहुल गांधी को। दैट इज देयर फ्यूचर जेलेंस्की। वे किसी तरह से इसको बना दे, ये बेवकूफ़ है जेलेंस्की की तरह और ही इज़ ग्रीडी इनफ, तो हम इसको चाइना से लड़ा देंगे। लेकिन चाइना से लड़ाएंगे कैसे? उसने जो है पहले पैक्ट कर रखा है, चाइना उसको ब्लैकमेल कर लेगा। तो दे पहले बीच में उन्होंने केजरीवाल को बनाया था अपना फ्रंट, वो फेल हो गया। अब वो राहुल गांधी को बना रहे हैं, तो भाई राहुल गांधी में थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी तो हो, वो बिल्कुल ही यूजलेस है। तो इसलिए भाई यूएस के साथ में आई एम ऑल फॉर द ट्रांजैक्शनल डे टू डे रिलेशनशिप। आई एम नॉट प्रिपेयर टू टेक यूनाइटेड स्टेट्स एज एन एलाई, क्योंकि आई ऑलवेज रिमेंबर किसिंजर ने क्या कहा था, आपको भी याद होगा। हेनरी किसिंजर ने कहा था, इट इज डेंजरस टू बी
an adversary of the United States, but it is absolutely fatal to be its ally. True. True. मुझे तो आपका रामायण का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। जब आप श्लोक बोलते हैं तो एकदम फ्लुएंटली फ्लो होता है। एक भगवान राम तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, प्राण जाई पर वचन न जाई, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग भगवान राम ने कहा है ना, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी है सम कामी है हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा, काटे पे कदरी फरे कोट जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डांटे हो पे नव नीच। नीच प्रकृति का व्यक्ति है, उस जो डांटते हैं तभी वो झुकता है। अब आप इसमें, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाइए। वैसे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उस तरह काम देखेंगे नहीं भी, मतलब सिर्फ कोट करने की आवश्यकता नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए कि जो बात की जाए, जिस पे बड़े बड़े विद्वान हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भारत में इतने सारे, मुझे कभी 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 बहुत आई गेट, चिंता तो नहीं बोलूंगा, बट आई गेट कंसर्न कि अमेरिकन पॉलिटिशियन या डिप्लोमेट के जो एम्प्लॉयज हैं, खुल के भारत में हस्तक्षेप करते हैं। मुझे ये नहीं दिखता कि इंडियन डिप्लोमेट्स डोंट डू एनीथिंग इन यूएसए। मतलब वो तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, व्हाट यू कैन डू इन इंडिया। लेकिन भारत ने एक और अच्छा स्टेप लिया है, बहुत सारे कंसुलेट्स खोल दिए हैं। बॉस्टन में खुल रहा है, लॉस एंजलिस में खुल रहा है, मेरे घर के पास में सियाटल में खुल चुका है, और भी एक दो और खुलने वाले हैं। क्या इट इज, क्या भारत प्रिपेयर कर रहा है कि कुछ इमरजेंसी होगा, कुछ होगा? देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कहता। आई विल वेट टिल द इलेक्शन इज ओवर, यूएस इलेक्शन इज ओवर। यूएस इलेक्शन के बाद फिर हम कुछ कहेंगे, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ट्रम्प गेटिंग इलेक्टेड विल बी गुड फॉर इंडिया। वो एक बड़ा शॉर्ट टर्म विजन है, क्योंकि अगर ट्रम्प री इलेक्ट होता है तो अमेरिका विल गेट स्ट्रॉन्गर। तो स्ट्रॉन्गर अमेरिका will again start throwing its weight around. इंडिया के और पूरी दुनिया के इंटरेस्ट में यह है कि अमेरिका शुड गेट वीकर, और उसके लिए इफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड तो दे विल हेसन अमेरिका's decline. Let America decline. We want America to decline, its national power to decline by 50-60%, because now it has become a source of instability in the world. It is no longer a source of stability in the world, जो कि उसने ब्रेटन वुड्स आर्किटेक्चर के हिसाब से पूरे दुनिया में बनाने का एक नाटक किया था, मैं यही कहूँगा, क्योंकि वो एक नाटक ही था, विच इज़ बिकम क्वाइट ऑब्वियस। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, जो धोखा उन्होंने यूएसएसआर को दिया। यूएसएसआर ने इतना बड़ा एक स्टेप लिया ऑन द प्रॉमिस कि दे वुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द वेस्टर्न सिस्टम। उन्होंने यूएसएसआर को ब्रेकअप कर दिया, उनकी जो 15 कंट्रीज थी उनको जो है वो सबको इंडिपेंडेंट कर दिया, लेकिन इन्होंने उनको धोखा दिया। इससे बड़ा तो धोखा कोई हो ही नहीं सकता। ये धोखा गोर्बाचेव को दिया, उसके बाद अपने पपेट येल्सिन को बैठा दिया, बाद में पुतिन जो है उसने रशिया फर्स्ट पॉलिसीज जब अपनानी शुरू की तो वो उनका दुश्मन हो गया। तो ये जो मैं कहूँ कि इनका जो एक ये प्रेडेटरी कारनामा है, या एक जो प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट है कि दे वांट टू ईट एवरीबॉडी अप, दैट आई थिंक दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी। और इनका काम जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसों के साथ में तो चल सकता है, लेकिन अब तो चाइना ने भी ये तय कर लिया है कि दे विल डीकपल। तो मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में कोई any looking back. It's on its way
to an inevitable decline, which we have been seeing for at least last 25 years. और आई वुड होप कि डेमोक्रेट्स जीत जाएं, जिससे कि शॉर्ट टर्म में इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में नॉट ओनली इंडिया बट एवरीबॉडी एल्स वुड बी बेटर ऑफ। यही मुझे पूरा वर्ल्ड का स्ट्रेटेजी लग रहा है, और लग भी रहा है कि ट्रम्प मतलब जो कमला हैरिस के पीछे नॉट जस्ट अमेरिकन है, मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन, पूरी दुनिया भी है, मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं इन मेनी वेज। एक क्वेश्चन उठता है, जैसे कि आपने रामचरितमानस बड़ा अच्छा मैसेज दिया वहां पे कि भारतीय सुरक्षा भारतीय हाथों में है और डिसाइसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो अभी जब ये लड़ाई इंटेलिजेंस एजेंसीज की बन चुकी है फ्रॉम अमेरिकन पर्सपेक्टिव, अभी तो भारत ने कुछ स्टेप्स ही नहीं लिए अभी तक, तो आपको ऐसा लगता है कि भारत भी कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकता है विच कैन काउंटर द इंटेलिजेंस ऑपरेशंस ऑफ यूएस? वो तो ले सकता है, और काफी कुछ लिए भी हैं। आप ये देखिए, जो इनका जो एनजीओ माफिया जो चलाते थे इंडिया में, वो तो उसकी तो रीच बहुत कुछ कर्व हुई है ना। ओमिडियार जैसे जो हैं वो भारत छोड़ के जा चुके हैं, और सोरोस का इम्पैक्ट लिमिटेड इसलिए हो गया है कि जो यहाँ का जो एफसीआरए कानून है, उसमें इनके बहुत सारे एनजीओस को फॉरेन फंड रिसीव करने से रोक दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है। दे आर नो लॉन्गर एबल टू रिसीव फॉरेन फंडिंग। इसके साथ फिर इनके जो चर्च के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें भी बहुत सारों के ऊपर कंट्रोल किया गया है। तो अभी तो डिफेंसिव मेजर्स तो इंडिया ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ऑफेंसिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है। इंडिया हैज टू बाइड इट्स टाइम, इट विल बाइड इट्स टाइम टिल इट इज अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। उसके बाद फिर इंडिया कैन इवन बिकम ऑफेंसिव। ये अगर पन्नू को वहां पे शेल्टर कर सकते हैं, तो भारत भी किसी ऐसे अमेरिकन बंदे को यहाँ शेल्टर दे सकता है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प ले ले शरण भारत में आके, वो भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल टुडे। ऐसा ऐसा कोई, क्योंकि भारत ही एकमात्र सेफ जगह बचती है यहाँ पे इन सबको भागने के लिए। टेक्सास गवर्नर तो ऑलरेडी भारत आ चुके हैं, ग्रेग एबट, और काफी अमेरिकन स्टेट्स आर आल्सो गोइंग टू चेक इट आउट। अच्छा, मुझे एक और थोड़ा सा इस पे क्लैरिफाई करिए, क्योंकि आप इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत डीपली कवर करते हैं, और हमारे इंडियन अमेरिकन भी सुनना चाहते हैं कि राहुल गांधी को इतना मुंह खोलने की इजाजत कैसे मिल जाती है? हर जगह बकवास करता रहता है, एंड ही हैज सिवियरली रैटल्ड द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी अपनी बातों से। और उसके जो सपोर्टर्स होते हैं वो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और भी खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस और यही सब सपोर्टर होते हैं। वो मेन स्ट्रीम इंडियन अमेरिकन को टच भी नहीं करता। हाउ डू यू सी? कायर भी है ना उसका, तो सीएआईआर भी तो है उसका सपोर्टर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो पर देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हुआ है, चैटर्स आपने जो बोला कि ही हैज सिवियरली रैटल्ड द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, तो ये जो है, इट इज कॉजिंग रिवर्बरेशंस विद इन इंडिया ऑल्सो। इसने जो कुछ भी अपना जो वो कास्टिस्ट एजेंडा चला के थोड़ा बहुत कोई एडवांटेज लिया था 2024 इलेक्शंस में, वो यहाँ पर आकर वो बकवास करके वो सारा का सारा उसने जो है वो डिसिपेट कर दिया। और आप ये देख रहे हैं कि लॉट ऑफ पीपल आर नाउ अटैकिंग हिम पॉलिटिकली इन अ वेरी वेरी इफेक्टिव मैनर। उसने अपना ही मामला जो है वो सारा गड़बड़ किया है। यहाँ तक कि आप सरप्राइज होगा, आपको आश्चर्य होगा जान के कि आज उनकी ही एक सरकार ने हिमाचल प्रदेश में योगी जी का फोटो डाल के और ये कहा कि भाई योगी जी की तरह हम भी एक पर्टिकुलर मेजर ऑन फूड सेफ्टी वो अपनाएंगे। और जो मंत्री है उसने सीधे योगी जी का नाम लेके कहा। आप देख सकते हैं कि दे आर गोइंग एंड फॉलोइंग योगी आदित्यनाथ रादर देन राहुल गांधी।
हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं वेयर कांग्रेस इज एक्सपेक्टेड टू विन, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पर। 10 साल हो गए वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट को। तो वहाँ जो कांग्रेस का प्रिजम्पटिव जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र हुड्डा, वो राहुल गांधी को कुछ नहीं समझता, राहुल गांधी की एक भी बात नहीं मानता। तो राहुल गांधी की अपनी खुद की पार्टी में क्या पोजीशन है, वो केवल इसलिए है कि ही कंट्रोल्स द पर्स। उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया हुआ है, उस पैसे के बल पे उन्होंने पार्टी पे कब्जा किया हुआ है। अदरवाइज राहुल गांधी को उसकी पार्टी के लोग ही गधा समझते हैं। ऑल दैट सेड, ही कैनॉट बी टेकन लाइटली ऑल्सो, क्योंकि लॉन्ग रन में वो ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उसका एक्सपोजर भी हो रहा है और उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस भी शुरू हो रहे हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच हाउ इट पैन्स आउट। But definitely his sinister agenda that he has of dividing the country, वो अब सबके सामने ऑब्वियस हो गया है। और फिर वही बात पे कहता हूँ कि कम से कम आपके यहाँ जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, वो यदि रैटल्ड है तो आज भी जो ग्लोबल जो नैरेटिव है उसको शेप करने में उसका रोल है। So in that sense also he has damaged himself। और मैं तो ये अपील करूंगा इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से कि दे शुड एक्सपोज दिस मैन इवन मोर सिवियरली और चैलेंज हिम। जिस तरह से आई मस्ट एडमायर द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी फॉर फाइटिंग ऑफ some very, very debilitating narratives that were spun in the last 5 years, जो पिछले 5 साल में जो आपका कैलिफोर्निया में जो आपका जो कास्ट नैरेटिव चलाया गया था, या ऑड्रे रूशके जैसे वालों ने आपका डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसे नैरेटिव चलाया गया था, इसको आप लोगों ने बहुत सक्सेसफुली फाइट ऑफ किया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और उसको सक्सेसफुली फाइट ऑफ करने के प्रोसेस में आपने हिंदुइज्म का और भारत का एक नैरेटिव बनाया है, उसको जो है और ग्लोबलाइज करने की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल गांधी ने आपका और हमारा काम और आसान किया है। एब्सोल्युटली, टोटली एग्री। एक्चुअली क्या है कि लॉट ऑफ बहुत सारे गुरु आते हैं भारत से, और आज सनातन धर्म फुल्ली एस्टेब्लिश्ड है अमेरिका में। 1200 मंदिर, फ्लरिशिंग मंदिर, तो ऐसा भी नहीं कि कोई भी मंदिर नहीं चल रहा हो। फ्लरिशिंग टेम्पल्स, फ्लरिशिंग कम्युनिटीज, और इंडियन अमेरिकन किड्स। अभी तो एक लड़की आई है माया, उसको शो पे आने वाली है, 10 साल की लड़की है। उसने सितार और गिटार का कॉम्बिनेशन इन अमेरिका गॉट टैलेंट पे बनाया, एंड शी इज टोटली सनातनी लड़की है। इज टोटली मंत्र पहनती है, भारतीय वेशभूषा में घूमती है। पेरेंट्स हैव डन अ वेरी गुड जॉब विद हर। एनी एवरी स्फेयर आई थिंक सनातन धर्म एस्टेब्लिश हो चुका है। और हमारे भी सेथोलॉजी में नेटिव अमेरिकन के साथ जो आउटरीच है दैट इज फिनोमिनल नाउ। 16 चीफ्स आर वर्किंग विद अस नाउ, और हमारे कोर्सेज भी लोग पढ़ाते हैं। तो आई टोटली एग्री विद यू, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी हैज डन फैबुलस वर्क ओवर द इयर्स। लेकिन अब थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि काफी हिंदू कैंडिडेट्स दोनों पार्टी से बोल रहे हैं खुल के। हमारे थानेदार जी डेमोक्रेट से बोल रहे हैं जम के, तुलसी गाबार्ड और विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन साइड से बोल रहे हैं जम के। तो देयर इज अ वॉइस इन दैट साइड आल्सो राइजिंग। ओनली थिंग मिसिंग इज जर्नलिज्म, जहाँ पे हमारे विभूति जी आगे आए हैं, बट मोर नीड्स टू बी कमिंग इन द जर्नलिज्म साइड ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया। अच्छा, एक अमेरिका में अपार्थीड चलता है। They don't want Indian journalists to speak an Indian viewpoint on mainstream American media. और अमेरिका में नेटिव अमेरिकन को पानी भी पीने के लिए नहीं है। ना बिजली है, ना सड़क है, ना इंटरनेट है, ना पानी पीने को है, ना वो वोट दे सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ वोटर्स के लॉज के अनुसार आपका घर पीओ एड्रेस नहीं होना चाहिए, पोस्ट बॉक्स एड्रेस नहीं होना चाहिए, और वहां तक इनकी यूएसपीएस की गाड़ियां भी नहीं जाती। तो वो भी प्रॉब्लम है। तो अब अमेरिकन डेमोक्रेसी पे ये इश्यूज पे कभी बात हुई नहीं।
कि बिजली नहीं, सड़क नहीं, भोजन नहीं, पानी नहीं, लेकिन भारत पे बहुत कमेंट किया जाता है। हाउ डू यू थिंक भारत कैन ऑल्सो, ये तो आपने जैसे बताया ट्रांज़ैक्शन, कभी पूछा नहीं किसी ने इन लोगों से, या हम लोगों ने अपने शिष्टाचार में नेवर आस्क्ड दीज़ क्वेश्चन्स, और उसको वीकनेस माना जाता है अमेरिका में, शिष्टाचार को। हाँ, वो तो ठीक है। वो तो हिंदू जो है वो धीरे-धीरे समझ रहे हैं ना कि हमारे शिष्टाचार को वीकनेस माना जाता है, तो हिंदू जो है वो आ रहे हैं स्ट्रांगली। आपने नाम ले ही लिया, विवेक रामास्वामी का, थानेदार जी का और तुलसी गैबर्ट का। तो वेरी पावरफुल वॉइसेस, दे आर वेरी पावरफुल ग्लोबल वॉइसेस, नॉट जस्ट अमेरिकन वॉइसेस। और इसी तरह से आप देख रहे हैं डॉक्टर जयशंकर इज बिकमिंग अ वेरी पावरफुल ग्लोबल वॉइस। और जिस तरह से वो बैंड बजा रहे हैं यहाँ पर अमेरिका में बैठ के अमेरिकन की। आज मैं देख रहा था किसी थिंक टैंक में, तो उन्होंने जवाब दिया, तो वो थिंक टैंक वाला कहता है, ओह दैट्स अ वेरी प्रोवोकेटिव आंसर। अब तो ठीक है, प्रोवोकेटिव और नॉट प्रोवोकेटिव, बिल्कुल सी। नहीं, अमेरिकन थिंक टैंक नहीं, अमेरिकन सोच का कुआं। कूप मंडूक। हाँ, बोलिए। जी, तो दैट्स व्हाट इट इज। इंडियन वॉइस इज बीइंग हर्ड। अब तो आप जानते हैं कि ग्लोबल साउथ तो पूरी तरह से इंडिया के साथ अलाइंड है। ठीक है, ग्लोबल साउथ may not have that kind of economic power right now, but 10 years 15 years from now he will, that will be there। आज देखिए कि जो ब्रिक्स की जो कॉमन कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर है, वो G7 के बराबर या G7 से ज्यादा है। G7 में कौन सी कंट्री ऐसी है वो इज फ्लरिशिंग, विच इज फ्लरिशिंग, बताइए आप मुझे। मैं तो आपको बता सकता हूँ ब्रिक्स की कंट्री में, देयर आर सो मेनी कंट्रीज हु आर फ्लरिशिंग, which are flourishing. India is flourishing. Russia is flourishing. ट्रू। यहाँ कौन फ्लरिश कर रहा है? कोई नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स अपने थोड़ा बहुत झूठा नैरेटिव बना के कह सकता है कि हाँ हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई, रेट कट कर दिया हमने, हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई। अभी रेट कट के बाद जो इन्फ्लेशन का हाल होगा वो आपसे पूछेंगे 6 महीने बाद। ये रेट कट वाज रेमिनिसेंट ऑफ 2008 में, 8 में भी हुआ था रेट कट, लेकिन इस बार बिल्कुल। रेट कट का स्टैंडर्ड कुछ और ही है। और 2008 में रेट कट होने के ठीक 1 साल बाद आपकी इकोनॉमी टैंक कर गई थी, तो अब वही होने वाला भाई लोग पैसा निकाल लो सब। है। अच्छा, एक एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, फिर उसके बाद मैं दर्शकों के लूंगा क्वेश्चंस। एक एक एपिसोड हम लोगों ने देखा है कि काफी अमेरिकन मीडिया डिस्ट्रक्शन से पहले बहुत देशभक्ति की मूवीज चलाती है नेटफ्लिक्स पे और हर जगह। इट हैज इंक्रीज नाउ डबल, कि अमेरिकन विक्ट्री इन इराक, अमेरिकन विक्ट्री, जो कि अगर हम लोग देखें तो इट्स डिफीट, क्योंकि वहां पे अमेरिकन सोल्जर ज्यादा मरे हैं। इट्स डिफीट, स्ट्रेटेजिक डिफीट। तो हाउ डू यू सी द लास्ट डिच अटेम्प्ट्स ऑफ अमेरिका ट्राइंग टू शो इट अप, और थोड़ा सा ऊपर दिखने की कोशिश करें? हाउ डू यू सी फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, ये देखिए, अमेरिकन सोसाइटी जो है वो, उसकी स्थिति ये है कि दे आर बेसिकली लूजर्स। अब उनकी ये भी स्थिति नहीं है कि दे कैन पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। आप अगर पूरा इनका हिसाब किताब देख लीजिए, तो जहाँ जाते हैं मार खा के आते हैं। दे के नॉट टेक बॉडी बैग्स। बॉडी बैग्स लेने की उनकी सोसाइटी की कैपेसिटी नहीं रह गई है। तो जिस कैपेसिटी की सोसाइटी ये नहीं रह जाए कि वो बॉडी बैग्स ले आए, तो वो तो फिर दैट इज डूम्ड एब्सोल्युटली। आप भारत में देख लीजिए, भारत में देश के लिए मरना जो है वो बड़े गौरव की बात समझी जाती है। आप इजराइल को देख लीजिए, देश के लिए मरना बड़े गौरव की बात समझी जाती है। और अमेरिका का क्या हाल है? अमेरिका में जो है वो, अगर 15 बॉडीज जो है बॉडी बैग्स में आ जाए, तो पूरी कंट्री जो है वो हल्ला करने लगती है।
तो अब जब यूएस की यही कैपेसिटी नहीं रह गई कि वो कहीं पर जाके और लड़ाई कर सकती है, वो केवल रिमोट वॉर कर सकती है, वो दूर से मिसाइल चला सकती है, एयरक्राफ्ट भेज सकती है, ये सब कर सकती है। अब आपके जिस तरह से इन्होंने इराक वॉर फाइट किया था 20 साल पहले, अब इनकी इराक वॉर फाइट करने की कैपेसिटी नहीं रह गई है। अब वो उस तरह का वॉर रेप्लिकेट नहीं कर सकते, तो फिर इस ऐसी कंट्री का क्या होगा? So ultimately, those countries who can, who still have the capacity to absorb human losses, वही आगे बढ़ेंगी ना। इसराइल आगे बढ़ेगा। इसराइल में 90 लाख की कंट्री में अगर कल को 1 लाख लोग मर जाए, तो वो कंट्री जो है पीछे नहीं हटेगी। They are not going to go back. इंडिया में अगर मान लीजिए 10-20 हजार लोग किसी वॉर में मर जाते हैं, तो यहाँ लोग जो है वो प्रोसेशन लगा के ये नहीं कहेंगे कि भाई स्टॉप द वॉर। अभी आप ये देखिए कि कई सारी जो ये जो इस्लामिस्ट जो है वो इसलिए ही जीत जाते हैं अफगानिस्तान वाले कि उनको मरने जीने की चिंता नहीं है। जो कंट्री यहाँ तक पहुंच गई हो कि भाई दे कैन नॉट टेक इवन ह्यूमन लॉसेस इन अ वॉर, तो उस कंट्री के लिए तो क्या कहें। ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए एक दो क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, आपको भी जाना है। हेतल दवे जी हमको पूछ रहे हैं कि इज इट पॉसिबल दे विल ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट इन इंडिया? And they have been trying for long. They tried to do that even in 2024. They failed because the Indian institutions are far more robust as compared to a place like Bangladesh or Pakistan. Even if they try to foment some kind of dissatisfaction or disquiet within the Indian armed forces, it's not going to work because that structure, that architecture is so much more robust. So it's not going to work. And now that people know that the Americans have tried that, people are now getting up and reacting. एक क्वेश्चन है बाबा यागा का, why do most nationalist Indians support a strong nationalist government in a country which is hell bent on containing भारत? आपने आंसर दे दिया है इसका, इन्होंने बाबा यागा हाँ, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ दे इसका क्या कहते हैं कि इन द आप शॉर्ट टर्म वी माइट वेलकम ट्रम्प, बट आई थिंक इन द लॉन्ग रन democratic government is more favorable because that is likely to finish America off. अमेरिका का बाल्कनाइजेशन करेगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, टेक्सास के ऊपर और बाकी कंट्री बिल्कुल लग रहा है एक्चुअली। और होना भी, ये फॉल्ट्स तो सिविल वॉर के हैं, अभी के नहीं है। और नेटिव अमेरिकन भी दे आर टोटली बिहाइंड डेमोक्रेट पार्टी, चाहे कुछ भी हो जाए। दे आर तो इवन मोर रैपिडली अगेंस्ट रिपब्लिकन पार्टी, इवन मोर। अगर बाकी लोग रहा अपना देसी लोग बाकी डेमोक्रेट सपोर्टर हैं, तो 12 मिलियन नेटिव अमेरिकन तो डाई हार्ड डेमोक्रेट्स हैं, डाई हार्ड। अगर वहां पे अपने आप को रिपब्लिकन बना दिया तो आपको कम्युनिटी से बाहर निकाल देंगे। सो अच्छा, इट्स लाइक दैट, क्योंकि उनको अमेरिका वापस चाहिए, उनको उनकी जमीन है। वो बोलते हैं कि आप लोग बाहर जाओ, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं मानते, दे से इट ओपनली। वो बस उनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, वो भारत से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको ग्लोबल साउथ का इंडिपेंडेंट मेंबर बनाया जाए। दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट मेंबर रिप्रेजेंटिंग यूएस, रियल यूएस, नॉट द कॉलोनाइजर्स, वो ये बोलते हैं। तो उनका ये रिक्वेस्ट है, कोई सुन रहा हो आपके आपके सौजन्य से तो जरूर इसको ध्यान रखें मेरी बात को, कि वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला आने के लिए। इट्स ऑलवेज ए प्लेजर। और दर्शकों को बता दूं, संजय दीक्षित जी वाज आवर फर्स्ट गेस्ट, मेजर गेस्ट में एक थे संथोलॉजी के, एंड दैट रिलेशनशिप हैज कंटिन्यूड इवन स्ट्रॉन्गर नाउ। तो थैंक यू संजय जी, एंड थैंक यू जयपुर डायलॉग्स और आपके पार्ट थैंक यू, विभूति जी। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।